हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आपकी क्लास 12th की साइंस बुक का चैप्टर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जैसा कि आप सबको पता है कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी की मदद से समझेंगे और एनसीईआरटी की बुक बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज लिखी हुई है, तो इसके मतलब को समझना बहुत ज़रूरी है और इसको बार बार रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ते हुए और साथ के साथ समझते हुए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस तो अभी तक आपने समझा होगा कि जो प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस होता है उसके बारे में, है ना। लेकिन यहाँ पे जो हम इनहेरिटेंस कह रहे हैं वो हम अपनी जीन्स के इनहेरिटेंस, अपने कैरेक्टर्स, अपनी जो डीएनए है, अपनी जो बनावट है हमारे शरीर की, या हम कैसे दिखते हैं या कैसे हमारा दिमाग है या कुछ भी, ठीक है। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जो हम अपनी जैसी चीज़ें देते हैं उसको हम यहाँ पे इनहेरिटेंस कहते हैं। और वेरिएशन मतलब क्या है फिर, तो इनहेरिटेंस तो हम जैसे हैं वैसे ही बनाना चाहेंगे, लेकिन क्या होता है कि टाइम के साथ में कुछ वेरिएशन भी आता है बॉडी में, और वेरिएशन आना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आपने क्लास 10th में देखा, क्योंकि सब के सब ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एक जैसे रहेंगे तो कोई बीमारी आएगी तो सबको एक जैसा इफेक्ट करेगी, पूरी की पूरी स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी। इसलिए वेरिएशन आना भी बहुत ज़रूरी है और यही वेरिएशन लाने के लिए शायद नेचर ने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी जो है स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो इनहेरिटेंस तो होता ही है लेकिन वेरिएशन के साथ में, तो हम इनके प्रिंसिपल, ये सब बातें हमको महसूस तो होती हैं, ठीक है, लेकिन आम इंसानों को भी महसूस होती थी। इसी वजह से उन्होंने समय के साथ जो है बहुत सारे हाइब्रिड काउस की ब्रीड बनाई, हाइब्रिड फसलें बनाई, ये सब चीजें वो महसूस करते थे, देखते थे। लेकिन एग्जैक्टली साइंटिफिकली ये चीजें कैसे होती हैं, ठीक है, उनका बेसिस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, ये चीज उनको नहीं पता थी। नेचर में चीजें एग्जिस्ट करती है, इसी की मदद से इंसानों ने अपनी लाइफ काफी इजी की। ऐसे बड़े सारे हाइब्रिड एनिमल्स बनाए जो कि ज्यादा दूध दे सकें, ऐसी बहुत सारी फसलें बनाई जिनकी उपज बढ़ सके, तो ये सब चीजें थी। लेकिन साइंटिफिकली उनको नहीं पता था कि एग्जैक्टली होती कैसी हैं। तो ये सारी चीजें सबसे पहले किसने खोजी, मेंडल ने खोजी, और कुछ इनहेरिटेंस के लॉज बनाए जो कि बेसिस बना आज के जेनेटिक्स के नॉलेज का, ठीक है। तो वो वहां से शुरुआत हुई। आज हम मेंडल से भी बहुत ज्यादा कुछ जानते हैं, लेकिन शुरुआत कैसी हुई वो मेंडल से हुई। तो हम समझते हैं इस लेसन को वन बाय वन पढ़ते हुए। सो हैव यू एवर वंडर्ड why an elephant always give birth to a baby elephant and not some other animal? तो आपने सोचा ही होगा हाथी का बच्चा हमेशा हाथी को ही पैदा करता है। और why a mango seed forms only a mango plant and not any other plant? So given that they do not, they are the offspring identical to their parents. So ये जो वो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, चाइल्ड, ये सबका मतलब एक होता है, मतलब अपने जैसा जो दूसरा हम बच्चा पैदा करते हैं उसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो ऑफस्प्रिंग हमेशा अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। सो और दे शो सम डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह होते हैं या अपने पेरेंट्स से थोड़ा हटके डिफरेंट कैरेक्टर्स भी शो करते हैं? आप क्या सोचते हैं, क्या बिल्कुल आप अपने पेरेंट्स के जैसे ही हैं या थोड़ा सा पेरेंट्स से डिफरेंट है? कुछ कैरेक्टर्स आपके एक पेरेंट से मिलते होंगे, कुछ कैरेक्टर आपके दूसरे पेरेंट से मिलते होंगे, कुछ कैरेक्टर दोनों से नहीं मिलते होंगे, या कुछ कैरेक्टर्स इन बिटवीन होंगे, है ना। ऐसा आपने देखा होगा कई बार, ठीक है। सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब जो भाई बहन है, जो सगे भाई बहन है, व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर? दो बच्चे जो एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, वो अलग अलग टाइम पैदा हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल लगता है कि जुड़वा भाई हैं, एक जैसे हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी सिबलिंग्स देखने को लगता है कि पता ही नहीं लगता कि ये दोनों भाई बहन हैं, बिल्कुल डिफरेंट लगता है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा अपने नेचर में। सो दीज आर सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस आर डेल्ट विद साइंटिफिकली इन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें कि हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे, ठीक है, कैसे इन क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकें साइंटिफिकली। सो दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये सब्जेक्ट्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में कैरेक्टर्स को इनहेरिट किया जाता है, और साथ ही साथ
इनहेरिटेंस के साथ जो वेरिएशंस आते हैं वो कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। सो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसकी की मदद से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, अपने प्रोजेनी यानी बच्चे के पास में ये पास होता है। सो इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। सो वेरिएशन is the degree by which the progeny differ from their parents। तो वेरिएशन वो डिग्री है जिससे कि पेरेंट्स और बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। सो ह्यूमंस न्यू एज अर्ली एज 8000 BC to 1000 BC। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि 8000 BC to 1000, ये आपने सोशल साइंसेस में पढ़ा होगा। ये जो टाइम फ्रेम है ये बिफोर क्राइस्ट है। तो ईसा के जन्म को हम 0 मान लेते हैं, तो ईसा के जन्म से 8000 साल से लेके 1000 साल पहले तक उल्टा, ठीक है, नंबर लाइन के इस तरफ चलता है। तो इसीलिए यहाँ 8000 से 1000 BC, अब हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। सो दैट वन ऑफ द कॉजेस ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लोगों को पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही कुछ ऐसा है जिससे कि वेरिएशन आता है और हम नई ब्रीड बना पाते हैं। So they exploited the variation that were naturally present in the wild populations of plants and animals to selectively breed and select for organism that possess desirable characters। तो लोग इसको यूज करते थे, उनको अंदाजा था इस चीज का। फॉर एग्जाम्पल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज। तो वाइल्ड काउज में से उन्होंने ऐसी वैरायटीज सेलेक्ट की जो कि ज्यादा अच्छा दूध दे सकती हैं, जैसे कि we have all known Indian breeds like सहीवाल काउज इन पंजाब। सहीवाल काऊ होती है पंजाब में, जो कि बहुत अच्छी ब्रीड मानी जाती है और ये बहुत अच्छा दूध देती है, बहुत सारा, ठीक है। तो इस तरह की काउज को सेलेक्टिवली ब्रीड करके इनकी संख्या बढ़ाई गई क्योंकि ये फायदे की चीज थी। तो कहीं ना कहीं जेनेटिक्स के प्रोसेस को लोगों ने समझ तो लिया था लेकिन साइंटिफिकली नहीं समझे थे, ठीक है, यूज करने के पर्पज से वो इसको यूज कर रहे थे। सो वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट though our ancestors knew about the inheritance of characters and variation, they had very little idea about the scientific basis of these phenomena। तो इसके साइंटिफिकली उनको नहीं पता था, बट ट्रेडिशनली उनको पता था ये सब चीजें। अब मेंडल को हम समझते हैं, मेंडल ने कैसे ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बनाए, ठीक है। सो इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th century that headway was made in the understanding of inheritance। Gregor Mendel conducted hybridization experiment on garden peas for 7 years 1856 to 1863। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, इतना इजी क्वेश्चन कि कितने साल एक्सपेरिमेंट किए, 7 years, कब से कब तक, 1856 से लेके 1863 तक, एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ड्यूरिंग मेंडल इन्वेस्टिगेशन into inheritance pattern, it was for the first time that statistical analysis, very important term, statist, जो मेंडल थे, he was a mathematician, he was a statistician, ठीक है। so statistics and mathematical logic were applied to problems of biology। तो इसीलिए very important it is कि जो एक बायोलॉजिस्ट है वो फिजिक्स भी पढ़े, केमिस्ट्री भी पढ़े और मैथमेटिक्स भी पढ़े, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसको कि आप यूज कर सकते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बायोलॉजी इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, बायोलॉजी में ही सारा का सारा कुछ है, ह्यूमंस है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, सारे ऑर्गेनिजम्स जितने भी अर्थ पे वो सब इन्वॉल्व है और इनके थ्रू लाइफ को बेटर करने के लिए आपको इनको स्टडी करना बहुत जरूरी है। पर इनको स्टडी करने के लिए आपको टूल्स चाहिए, आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, आपको एक्सरे चाहिए, आपको मैथमेटिक्स चाहिए कि आप जो भी सोच रहे हैं वो कितना वैलिडेटेड है। तो स्टैट्स की मदद से हम बहुत सारी पॉपुलेशन को स्टडी करके एक लॉ निकाल सकते हैं, एक जनरल फिलॉसफी बना सकते हैं स्टैट्स के थ्रू, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल के सालों में, 5 से 10 सालों में, कि जितने भी बायोलॉजी में नोबेल प्राइज मिले हैं वो ज्यादातर फिजिसिस्ट और केमिस्ट को मिल रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो टूल है जिसकी की मदद से वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं और अच्छे से ज्यादा समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए आपको भी अगर हायर स्टडीज करनी है या अच्छा कुछ करना है तो आपको भी इन टूल्स को छोड़ना नहीं है, बायोलॉजी के साथ साथ इनको भी पढ़ना है,
ठीक है, तभी आप बायोलॉजी को भी और अच्छे से समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे चीजों को। देन हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज, तो स्टैटिस्टिक्स थे, उनको स्टैट्स का पता था, तो उनके पास एक लंबा चौड़ा साइज था। जैसे कि सैंपल साइज इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे मैं अगर जानना चाहती हूँ बायोलॉजी का पेपर आपका हार्ड आएगा या इजी आएगा, और मैंने सिर्फ 2 ही बच्चों से पूछा कि बायोलॉजी का पेपर टफ था या हार्ड था, तो एक बच्चे ने कहा हार्ड था, एक बच्चे ने कहा इजी था, तो मैंने अब न्यूज में चला दिया कि जो है बायोलॉजी का पेपर बहुत टफ आ गया था। तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मेरा जो सैंपल साइज था वो केवल 2 बच्चे थे, पर यही सवाल अगर मैं 1 लाख बच्चों से पूछ के बताती और 1 लाख में से 50,000 बच्चे बोलते कि पेपर वॉज टफ एंड अदर 50,000 वॉज सेइंग कि पेपर वॉज इजी, तो देन ये मेरा जो रिजल्ट है, ये जो मेरी न्यूज है, वो ज्यादा सही होता, सही माना जाता। तो इसीलिए कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए आपको एक लंबा सैंपल, बड़ा सैंपल साइज चाहिए होता है, ताकि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो सच की तरफ हो, सच के पास हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेंडल थे, इन्होंने पी प्लांट्स को लिया। पी प्लांट्स को सेलेक्ट करने के उनके पास यही 2-3 रीजंस थे। सबसे पहली बात तो ये कि पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल है, लाइफ स्पैन है, वो छोटा होता है। 6 महीने के अंदर पी का प्लांट तैयार हो जाता है। ठीक है, और छोटा पौधा होता है, कम जगह में खूब सारे पी प्लांट्स लग पाते हैं, इजी टू हैंडल होता है। ठीक है, और इसमें खूब सारे सीड्स आते हैं, एक प्लांट में खूब सारे सीड्स आते हैं, तो जब खूब सारे सीड्स आएंगे तो खूब सारे नए प्लांट F1 में बनेंगे, फिर F2 में भी खूब सारे प्लांट्स बनेंगे। तो इससे क्या है कि उनको जो है डेटा जो है उनका वो बड़ा हो जाएगा, साइज, सैंपल साइज बड़ा हो जाएगा, और जिससे जो भी डेटा उनको मिलेगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो दैट इज वाई सैंपल साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही रीजन था कि मेंडल ने पी का ही प्लांट सेलेक्ट किया। एंड मेंडल वॉज लकी ऑल्सो, क्योंकि पी प्लांट में जो भी कैरेक्टर्स उन्होंने, जो 7 कैरेक्टर्स पढ़े, वो सारे कैरेक्टर्स आज की इंफॉर्मेशन, आज की जेनेटिक्स की लाइट में हम कह रहे हैं, उस वक्त 80s की बात है ये, उस वक्त हमने डीएनए तक नहीं खोजा था, डीएनए की खोज नहीं हुई थी, ये उससे भी पहले की बात है। तो जब डीएनए को ही नहीं जानते थे तो हम जीन के बारे में कैसे जानेंगे, तो इसीलिए उन्होंने जीन को फैक्टर्स कहा। ठीक है, और क्रोमोसोम्स के बारे में भी हमें नहीं पता था, न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो कैसे हो सकता है ये सब, तो वो ये सब उन्होंने गेस किया था। इसीलिए उनके जो भी फाइंडिंग्स थे उसको बेसिस बना के फिर हमने जब डीएनए वगैरह खोज दिया, तब हमने और ज्यादा इसके पीछे खोज की, और आज हम जेनेटिक्स को बहुत सारी चीजें जेनेटिक्स में जानते हैं। एंड मेंडल लकी इसलिए थे क्योंकि उन्होंने जो 7 कैरेक्टर्स स्टडी किए वो सारे डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर थे, सो दैट्स व्हाई ही वाज लकी आल्सो। ठीक है, लेकिन पी प्लांट को सेलेक्ट करने के पीछे जो उनका लॉजिक था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, छोटा पौधा है, इजीली मैनेज है, खूब सारे सीड्स आते हैं, खूब सारे फ्लावर्स आते हैं, और क्रॉपिंग सीजन भी छोटा है, तो दैट इज व्हाई ही सेलेक्टेड द पी प्लांट। नाउ also the confirmation of his inferences from the experiments on successive generation of the test plants proved that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas। तो ऐसे ही नहीं कि मनगढ़ंत आइडिया है, बिना प्रूफ के कोई बात बस कह रही हूँ क्योंकि मुझे फील हो रहा है इसलिए मैंने ये कह दिया, बिना प्रूफ के नहीं। इन्होंने अपनी जो चीजें कही उसका प्रूफ दिया। ठीक है, और तब वो लॉज बनाए, क्योंकि इन्होंने स्टैट्स को यूज किया। ठीक है, एनालाइज किया डेटा को। देन मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेट्स, टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स, येलो और ग्रीन सीड्स। तो उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिए और उन कैरेक्टर्स के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को स्टडी किया। जैसे एक ट्रेट ले लिया हाइट, अब इस हाइट के 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे या ट्रेट्स थे, एक टॉल और एक शॉर्ट। वहीं कलर को देखें तो उन्होंने एक येलो और ग्रीन सीड्स लिए। सो दिस अलाउड हिम टू सेट अप द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस which was expanded by later scientists to account for all the diverse natural observations and the complexity inheritance in them. Now जो है एक यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, ये मेंडल का जो है जो 7 कैरेक्टर्स उन्होंने सेलेक्ट किए थे स्टडी करने के लिए पी प्लांट्स को, तो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। पहला कैरेक्टर था सीड शेप, जिसमें कि एक सीड जो है वो राउंड हो सकता है और एक सीड जो है व्रिंकल्ड हो सकता है।
तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी कैरेक्टर है उसमें एक कैरेक्टर उनके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उनको ऐसा पता लगा कि एक कैरेक्टर डोमिनेंट है और एक कैरेक्टर रेसेसिव है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसके बेसिस पे उन्होंने ये प्रूफ किया कि एक कैरेक्टर जो है जो F1 में एक्सप्रेस होता है, F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, उसको डोमिनेंट कहा। और अगर कोई कैरेक्टर छुप जाता है F1 में और वो सीधे F2 में एक्सप्रेस होता है तो उस कैरेक्टर को उन्होंने रेसेसिव कहा। इसको जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि उन्होंने किन 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्टडी किया। पहला था सीड का शेप, जिसमें 2 तरह के शेप थे, एक राउंड शेप और एक रिंकल शेप। दूसरा कैरेक्टर लिया था सीड का कलर। सीड के में कलर में येलो कलर वाज डोमिनेंट एंड ग्रीन कलर वाज रेसेसिव। वही फ्लावर का कलर लिया था, फ्लावर में वायलेट कलर वाज डोमिनेंट एंड व्हाइट कलर वाज रेसेसिव। पॉड का शेप फुल पॉड है ये और एक कंस्ट्रक्टेड पॉड, इस तरह का, ये रेसेसिव कैरेक्टर था। पॉड का कलर ग्रीन कलर और येलो कलर। देन फ्लावर का पोजीशन एक्सियल, एक्सियल मतलब साइड्स में, देखो ब्रांचेस में से निकलेंगे फ्लावर्स, तो ये एक्सियल पोजीशन है, ये डोमिनेंट था। और एक टर्मिनल पोजीशन है, मतलब बिल्कुल टॉप पे, ठीक है, ये है टर्मिनल पोजीशन फ्लावर की। देन स्टेम की हाइट, या तो टॉल प्लांट होगा जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है और डॉर्फ प्लांट होगा जो कि एक रेसेसिव कैरेक्टर है। तो ये 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया। नाउ मेंडल कंडक्टेड such artificial pollination or cross pollination experiments using several true breeding pea plants. ट्रू ब्रीडिंग प्री प्लांट्स को उन्होंने यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए। अब ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। एक वो पी प्लांट जो कि बार बार उसको सेल्फ क्रॉस करके उसको प्योर वैरायटी बना दो, ठीक है, उस तरीके से। shows the stable trait inheritance and expression for several generation, ठीक है। तो वो बिल्कुल प्योर बन जाती, प्योर वैरायटी बन जाती है इस तरीके से। सो मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज, 7 कैरेक्टर्स थे और इन 7 कैरेक्टर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग 14 ट्रू जो है प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज उन्होंने ली। नाउ सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट सेलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल्ड सीड, येलो और ग्रीन सीड, इन्फ्लेटेड, और ये सब चीजें हमने देखी, ठीक है। एंड यहाँ पे उसी का एक ब्रीफ दिया है कि स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप, सीड कलर, तो उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, टॉल, ड्रॉ, वॉयलेट, वाइट, ये हमने अभी देखा पिक्चर की मदद से। और उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कैसे किया, जैसे कि ये फ्लावर है, आपने देखा ये पी प्लांट का फ्लावर है और इसमें पेटल है, स्टिग्मा है, एंथर है, स्टैमिन है, कार्पेल है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, एक ही फ्लावर में दोनों चीजें होती हैं। तो इससे क्या है, फ्लावर जो है सेल्फ पॉलिनेट कर जाएगा। तो उनको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना था, उनको क्या कराना था, क्रॉस पॉलिनेशन कराना था। इसीलिए जो पी प्लांट है उस प्लांट को वो बैग से कवर करके रखते थे, पी प्लांट के फ्लावर को बैग से, पॉलिथीन बैग से कवर करके रखते थे, ताकि कोई और प्लांट का या किसी अननोन फ्लावर का, मतलब जिसको वो नहीं क्रॉस कराना चाह रहे थे, उसका पॉलिन ग्रेन उस पे आके ना बैठ जाए। तो वो सेलेक्टिव पॉलिनेशन कराते थे खुद से, जिस प्लांट का वो पॉलिन ग्रेन डालना चाहते थे उस प्लांट के ऊपर, उसी का पॉलिन ग्रेन जाए। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए उन्हें खूब सारे पॉलिथीन बैग से प्लांट्स के फ्लावर्स को कवर करके रखे थे, बांध के रखे थे, ताकि जिसका पॉलिन वो डाले वही पॉलिन जाए। तो यहाँ पे आप देखिए उन्होंने क्या किया कि एक जो है 2 फ्लावर्स ले लिए, एक पर्पल फ्लावर और एक व्हाइट फ्लावर, और यहाँ से पॉलन ग्रेन्स जो है वो उन्होंने काटे और पॉलन ग्रेन्स को जो है यहाँ पे ट्रांसफर किए फीमेल फ्लावर पे, ठीक है। तो इससे क्या है कि दोनों इस पॉलिनेशन के थ्रू जो ये सीड बने, ठीक है, और इन सीड्स को जब उन्होंने ग्रो किया, ठीक है, तो उस ग्रो करने के बाद जो पौधे मिले वो सारे के सारे पर्पल फ्लावर जो है उन पौधों में आए। तो ये एक तरीका था उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराने का, कि जिससे मैं पॉलिनेट कराऊं वही पॉलन ग्रेन जाए, ठीक है। तो इससे वो मतलब ट्रैक कर पाए कि एग्जैक्टली जो नेक्स्ट जनरेशन में आ रहा है वो क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, तो जब हम एक जीन को स्टडी करते हैं कि कोई एक जीन किस तरीके से इनहेरिट हो रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अकेले, तो हम उस तरह के इनहेरिटेंस को कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं
तो इसमें क्या है कि जो F1 जनरेशन होती है, जब हम पेरेंट जनरेशन को क्रॉस कराते हैं तो जो भी प्लांट बनता है उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है, या उसको फर्स्ट फिलियल प्रोजेनी भी कहते हैं। सो मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल। तो जब उन्होंने शॉर्ट और डॉर्फ प्लांट को क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन के सारे पौधे क्या थे, टॉल थे। सो लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, सो नन वर डॉर्फ। He made similar observation for the other pairs of traits। ऐसे ही हाइट के लिए तो हमने देख लिया, ऐसे ही जो दूसरे ट्रेड्स थे, ठीक है, उनके लिए भी उन्होंने चेक किया। तो उन्होंने ये देखा कि F1 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन में कोई एक ही ट्रेड एक्सप्रेस हो रहा है जो प्रोजेनी में, बल्कि दूसरा जो ट्रेड है वो छुप जा रहा है F1 जनरेशन में, ठीक है। उन्होंने सबके लिए ये देखा। तो उन्होंने ये कहा कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिख रहा है और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में छिप जा रहा है, उन्होंने उसको कैरेक्टराइज कर दिया कि जो कैरेक्टर दिख रहा है वो यानी डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, और जो कैरेक्टर छुप जा रहा है F1 जनरेशन में वो रेसेसिव ट्रेट है। उन्होंने ये डिमार्केशन किया दोनों ट्रेट्स में। फिर उन्होंने क्या किया कि जो F1 जनरेशन के प्रोजेनी थे उनको उन्होंने सेल्फ क्रॉस करा दिया। सेल्फ क्रॉस करने से जो उनको पौधे मिले उसको उन्होंने F2 जनरेशन का नाम दिया। तो F2 जनरेशन में उन्होंने क्या देखा कि F2 जनरेशन में जो है सब के सब प्लांट्स एक जैसे नहीं हैं। कुछ पौधे टॉल हैं और कुछ पौधे शॉर्ट हैं, जबकि F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे टॉल थे। F2 जनरेशन में पेरेंटल जनरेशन का एक जो डॉर्फ प्लांट था वो भी यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि 1/4 रेशियो, 1:3 का जो रेशियो आया या 3:1 का जो रेशियो आया यहाँ पे, जैसे आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हो, एक टॉल प्लांट को डॉर्फ प्लांट से उन्होंने क्रॉस कराया और जो F1 जनरेशन है उसमें सारे के सारे प्लांट जो उनको टॉल मिले, और जब इन टॉल प्लांट्स को आपस में सेल्फिंग कराया यानी सेल्फ क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन आई। F2 जनरेशन में उनको 3 टॉल प्लांट मिला और एक डॉर्फ प्लांट जो कि अपने पेरेंट P1 जनरेशन के जैसे था वो मिला। तो उन्होंने ये देखा कि कुछ कैरेक्टर जो कि डोमिनेंट है, कुछ कैरेक्टर रेसेसिव है, और रेसेसिव कैरेक्टर केवल F2 जनरेशन में ही एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो 3 टॉल और एक 1 डॉर्फ, 3:1 का रेशियो मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको 4 ही पौधे मिले, उनको बहुत सारे पौधे मिले, और बहुत सारे पौधों में से जो उनको रेशियो मिला, परसेंटेज जो निकाल रहे हैं उसमें, कि अगर 100 पौधे हैं तो उसमें से जो है 1/3 है वो डॉर्फ है और 3/4 जो है वो क्या है, वो टॉल है, ठीक है। तो इस तरीके से एक रेशियो निकला है 3:1 का। इसका मतलब ये नहीं कि 4 ही पौधे निकले, बहुत सारे। तो ये डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि 3:1 के रेशियो में आए और नंबर ऑफ प्लांट्स तो बहुत सारे थे, स्टैट्स लगाई थी उन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी हम ले रहे हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन Mendel proposed that something was being stably passed down unchanged from parents to offspring through the gametes over successive generation. He called these things as factors. Now we call them as genes. तो उन्होंने कहा, उनकी ऑब्जर्वेशन थी कुछ तो है ऐसा जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बिल्कुल वैसे का वैसा ट्रांसफर हो रहा है, और उस वक्त हमें डीएनए वगैरह के बारे में तो पता नहीं था। तो उस वक्त मेंडल ने इस चीज को नाम दिया फैक्टर्स। लेकिन आज हम जानते हैं कि जिसको उन्होंने फैक्टर्स कहा था एक्चुअली में वो जीन्स कह रहे थे। आज के समय कई बार ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि मेंडल के फैक्टर्स किसके इक्विवेलेंट है, तो मेंडल के फैक्टर जीन्स के इक्विवेलेंट है। दे थे वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फैक्टर्स को ही जीन कहते हैं आज हम। सो देयरफॉर आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। दे contain the information that is required to express particular trait in an organism. Genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. That is, they are slightly different forms of the same gene. अब यहाँ पे जीन था, एलील था। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे जीन क्या है, एलील क्या है। जीन कोई भी एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। जैसे कि हाइट है आपकी, सपोज हाइट के लिए आपकी बॉडी में जीन है, इसीलिए आपकी हाइट है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे होगे पॉपुलेशन में सारे लोगों की हाइट तो एक जैसी नहीं है। कुछ लोग आपको टॉल दिखते होंगे, कुछ लोग आपको ड्वार्फ दिखते होंगे, है ना, या छोटी हाइट के दिखते होंगे। तो ये कैसे है? हाँ, तो हाइट एक जीन है। हाइट का जीन आपके क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे सिचुएटेड रहता है। अब वो जीन
भी दो तरीके का हो सकता है, या तो वो कैपिटल टी जीन है आपकी बॉडी में, या तो स्मॉल टी और स्मॉल टी जीन है, या तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाला जीन है। तो कौन सा वाला जो है जीन आपके अंदर है? तो ये जो डिफरेंट तरह, जीन तो एक ही है हाइट का जीन, लेकिन उसमें भी वेरिएशन है। तो वो जो वेरिएशन है उसको हम एलील्स कहते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ हाइट को हम एलील्स कहते हैं। तो वो ये वाला एलील है, ये वाला एलील है, या ये। तो हाइट के लिए हमारे पास दो एलील है, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके पास एक, दो, तीन, चार, पांच बहुत सारे एलील्स होते हैं। तो पॉपुलेशन में आपको डिफरेंट तरीके के लोग दिखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप तो एक जीन है, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन इस ब्लड ग्रुप के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, ए, बी, ओ। तो इस तरह के वेरिएशंस आ सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं एलील। एक ही जीन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को हम कहते हैं एलील्स। तो पॉपुलेशन में एक इंसान के अंदर एक जीन के दो एलील्स रहते हैं, किसी भी इंसान के अंदर। एक उसको अपने मदर से मिलता है, एक उसके अपने फादर से मिलता है, और ये दोनों एलील्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि हमारे अंदर कैसे कैरेक्टर्स शो होंगे। लेकिन एक पॉपुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट लोगों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलील्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसलिए पॉपुलेशन में हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये एलील्स है। सो दे आर द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। We have, if we use alphabetical symbols for gene, then the capital letter is used for the trait expressed at F1 stage and small letters for the other trait. For example, तो जैसे कि हम कैपिटल लेटर से जो है वो जो डोमिनेंट ट्रेट है उसको हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, और जो स्मॉल लेटर है उसी ट्रेट का रेसेसिव कैरेक्टर दिखाने के लिए यूज करते हैं। स्मॉल लेटर जो है सेम ही यूज करना होता है। ठीक है, डी नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो तीन तरीके के कॉम्बिनेशंस आपको दो एलील से ही मिल गए। मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल और डॉफ पी वैरायटी द एलेलिक पेयर्स ऑफ जीन फॉर हाइट आर आइडेंटिकल और होमोजाइगस, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब दोनों एलील्स एक जैसे होंगे, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो दोनों कैपिटल टी हैं, दोनों स्मॉल टी हैं, तो इस तरह के एलील्स को हम कहेंगे होमोजाइगस एलील्स। ये एलील्स क्या है? होमोजाइगस, एक जैसे हैं। वहीं अगर एक स्मॉल टी होगा तो इसको हम कहते हैं जीनोटाइप मतलब जेनेटिकली कैसे हैं, और एक होता है फिनोटाइप मतलब फिजिकली देखने में कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि अब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, तो ये प्लांट आपको देखने में कैसा लगेगा? ये प्लांट आपको टॉल ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये प्लांट, ये भी आपको टॉल देखने को मिलेगा। ये दोनों प्लांट क्या है? टॉल है। तो फिनोटिपिकली दे आर बोथ टॉल, बट जीनोटिपिकली क्या दोनों टॉल हैं? जीनोटिपिकली क्या दोनों सेम है? जीनोटिपिकली इसमें कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो जीनोटिपिकली ये टॉल है, पर ये जीनोटिपिकली टॉल नहीं है, ये मिक्स है, ये हेटेरोजाइगस टॉल है। इस तरह के टॉल को हम कहेंगे होमोजाइगस टॉल। ठीक है, ये होमोजाइगस टॉल है क्योंकि दोनों ही कैपिटल टी है। ये भी टॉल है पर इसको हम कहेंगे हेटेरोजाइगस टॉल। ठीक है, और फिनोटिपिकली अगर हम देखें तो फिनोटिपिकली बोथ आर टॉल, देखने में दोनों ही टॉल है। लेकिन जीनोटिपिकली देखें तो जीनोटिपिकली ये होमोजाइगस टॉल है और ये हेटेरोजाइगस टॉल है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है। As Mendel found the phenotype of the F1 heterozygous capital T small t to be exactly like capital T parent in appearance, he proposed that in a pair of dissimilar factors, one dominates the other and hence it is called the dominant factor while the other factor is recessive. In this case, capital T for tallness is dominant over small t for dwarfness, that is recessive. तो उन्होंने कहा कि एक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, एक कैरेक्टर रेसेसिव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ही ऑब्जर्व आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल अदर कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स। बाकी जो ट्रेट्स और कैरेक्टर स्टडी की उनमें भी सेम उनको ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। नाउ इट इज कन्वीनियंट and logical to use the capital and lower case of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessiveness.
तो डू नॉट यूज कैपिटल T फॉर टॉल एंड स्मॉल d फॉर ड्रॉप बिकॉज यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर वेदर कैपिटल T एंड स्मॉल d आर एलील्स ऑफ द सेम जीन और कैरेक्टर और नॉट। तो जैसे हमने टॉलनेस के लिए कैपिटल T यूज किया, तो ड्रॉपनेस के लिए स्मॉल d नहीं यूज करना है, स्मॉल t यूज करना है, क्योंकि एक कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए सिमिलर सेम अल्फाबेट के दो फॉर्म्स यूज करने हैं, ना कि डिफरेंट डिफरेंट। इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये जो एलील है वो किस जीन का है। ठीक है, हम बहुत सारे जीन्स अब स्टडी करते हैं, तो किस जीन का कौन सा एलील है, तो इसलिए जो हाइट वाला है उसको हम हमेशा कैपिटल T डोमिनेंट के लिए और ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल t यूज करते हैं। एक जीन को हम एक ही अल्फाबेट से दिखाते हैं, ठीक है, और उसी के दो फॉर्म्स यूज करते हैं, कैपिटल और स्मॉल, ना कि डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स यूज करते हैं। इससे कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा वाला अल्फाबेट किस एलील के लिए है, किस कैरेक्टर के लिए है। ठीक है, इसीलिए एक कैरेक्टर के लिए एक ही अल्फाबेट यूज करना है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं पर डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स नहीं यूज करना है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है। Now alleles can be similar as in case of homozygotes capital T and small t, or can be dissimilar as in heterozygous that is capital T small t। अगर दोनों सेम है तो उसको हम होमोजाइगस कहेंगे, दोनों एक जैसे हैं, और एक कैपिटल T और एक स्मॉल t है तो इस तरह के ट्रेट को हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो है यहाँ पे जो प्लांट है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि कैसे हमने ये जो है कॉन्क्लूजन ड्रॉ किया कि कैपिटल T है, एक स्मॉल t है, तो यहाँ पे एक क्रॉस दिखाया गया है। इस तरह के क्रॉस को हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर क्रॉस। ठीक है, कई बार आपको एग्जाम में भी ये सेम टू सेम बनाने या ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल T प्लांट से हमें दो एलील मिली, कैपिटल T, उसको यहाँ इस पुनेट स्क्वायर के ऊपर लिख देंगे, एक कैपिटल T यहाँ, एक कैपिटल T यहाँ। यहाँ पे हमें ड्रॉप प्लांट से दो एलील्स मिली, स्मॉल t, उसके दोनों एलील्स को यहाँ और यहाँ लिखेंगे। फिर इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसके रिजल्ट्स को हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। जैसे इसको इससे आपने क्रॉस कराया तो जो रिजल्ट आया कैपिटल T और स्मॉल t उसको यहाँ पे आपने लिख दिया। इसको फिर आपने इससे क्रॉस कराया तो जो रिजल्ट आया वो आपने यहाँ पे लिख दिया, ये कैपिटल T और स्मॉल t यहाँ पे लिख दिया। फिर इस कैपिटल T को इस स्मॉल t से क्रॉस कराया, जो भी आया उसको आपने यहाँ लिख दिया। इसको फिर आपने फिर से इससे कराया और जो आया यहाँ पे आप लिखते। तो यहाँ पे आप देखो F1 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल, तो सारे के सारे 100% आपको प्लांट्स कैसे मिले, टॉल प्लांट्स मिले। ठीक है, फिनोटिपिकली टॉल प्लांट्स। नाउ आप जो है F1 जनरेशन में आपने देखा, अब इसी F1 जनरेशन के जो प्लांट्स उनको आपने सेल्फ क्रॉस करा दिया, अपने ही जैसे प्लांट से उनकी सेल्फिंग करा दी। तो यहाँ पे आपको अब दो तरीके के गैमीट मिलेंगे। यहाँ पे देखिए एक कैपिटल T है, एक स्मॉल t है, तो यहाँ पे एक गैमीट यहाँ लिख दीजिए, एक गैमीट यहाँ लिख दीजिए। वैसे ही इस प्लांट में भी दो गैमीट मिलेंगे, एक गैमीट यहाँ, एक गैमीट यहाँ। फिर से हम इसको उसी तरीके से क्रॉस कराएंगे जैसे हमने पहले क्रॉस कराया, और यहाँ पे आप जब क्रॉस कराएंगे तो ये दोनों का क्रॉस यहाँ लिखिएगा, इन दोनों का क्रॉस यहाँ लिखिएगा, इसका क्रॉस यहाँ लिखिएगा, ये और इसका क्रॉस यहाँ लिखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा। तो अब आपको दो तरीके के रिजल्ट्स मिले। एक है आपको फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो, F2 जनरेशन में आपने देखा कि आपको तीन टॉल प्लांट्स, 1 2 3, तीन टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं और एक डॉर्फ प्लांट मिल रहा है फिनोटिपिकली देखने में। वहीं अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो एक आपको होमोजाइगस टॉल प्लांट मिल रहा है, दो आपको हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट मिल रहे हैं और एक आपको होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट मिल रहा है। तो जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1 while phenotypic ratio is 3:1। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे 3:1 का रेशियो है तो ये फिनोटिपिक रेशियो है, 1:2:1 का रेशियो है तो ये जीनोटिपिक रेशियो है। 1 होमोजाइगस टॉल, 1 होमोजाइगस डॉर्फ एंड 2 हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट मिले आपको F2 जनरेशन में इस तरीके के क्रॉसिंग को। इसको हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर, used to understand a typical monohybrid cross conducted by Mendel between true breeding tall plants and true breeding dwarf plants। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसे बनाने को आ सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब चीजें थी हमने देखी फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो के बारे में। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो हमने कैसे कैलकुलेट की है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं आपको जाना है,
बस आपको 3:1 का रेशियो पता चल गया क्यों है, और 1:2:1 का रेशियो क्यों है आपको पुनेट स्क्वायर से पता चल गया, ठीक है। नाउ मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 प्लांट एंड फॉर्म, ये सब चीजें हमने अभी देखी। लेकिन अब ये देखिए कि अब आपको एक टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस क्या है? जैसे हम किसी चीज को परखना चाहते हैं तो हम उसको कैसे क्या करेंगे, मैं टेस्ट करना चाहती हूँ कि आपने अभी तक कितना सीखा, तो मैं क्या करूंगी, मैं आपका एक टेस्ट लूंगी, तो मेरे को पता चल जाएगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। वैसे ही मेंडल ये जानना चाहते थे कि कोई एक पौधा है वो टॉल है, क्या है, टॉल है, लेकिन टॉल के भी दो सिनेरियो हो सकते हैं, वो या तो ये वाला टॉल है या तो वो इस वजह से टॉल है, कैपिटल टी कैपिटल टी, उसके पास दोनों कैपिटल टी जीन है इस वजह से वो टॉल है, या तो उसके पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है इस वजह से टॉल है। अब हमें कैसे पता चले कि कोई टॉल प्लांट इस वजह से टॉल है या कोई प्लांट, तो हम टेस्ट करना चाहते हैं कि वाई अ प्लांट इज टॉल। तो इस तरह के टेस्ट करने को कहते हैं हम टेस्ट क्रॉस। क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जिस भी प्लांट को टेस्ट करना है उसको हम रेसेसिव ट्रेट वाले प्लांट से उसको क्रॉस करा देते हैं। तो यहाँ पे हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट का रेसेसिव ट्रेट क्या है? होमोजाइगस डॉर्फ, यानी होमोजाइगस स्मॉल टी प्लांट से इस प्लांट को क्रॉस कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो टॉल प्लांट है हमारे सामने वो क्या है, वो होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है। एक एग्जाम्पल की मदद से आपको यहाँ एनसीईआरटी बुक में इसको समझाया गया है बहुत अच्छे से। जैसे कि अब आपको पता करना है, ये एक प्लांट है, ये पर्पल कलर का फ्लावर है, ठीक है, इस प्लांट के ऊपर पर्पल कलर के फ्लावर है। तो ये जो प्लांट है ये होमोजाइगस जो सिचुएशन है, ठीक है, उसके पास डब्ल्यू कैरेक्टर है, कैपिटल डब्ल्यू जो पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी वजह से ये फ्लावर पर्पल है, या कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू है इसकी वजह से ये फ्लावर पर्पल है। अब हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, होमोजाइगस रेसेसिव स्मॉल डब्ल्यू वाले प्लांट से इस प्लांट को क्रॉस करा लेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये कैपिटल डब्ल्यू ये होमोजाइगस जो है टॉल प्लांट, होमोजाइगस पर्पल फ्लावर है, इस वजह से ये पर्पल है मानते हैं, तो हमें कैसे रिजल्ट मिलने चाहिए? तो इसका एक एलील यहाँ लिख देंगे, इसका एक एलील यहाँ लिख देंगे, फिर ये जो होमोजाइगस रेसेसिव यानी स्मॉल डब्ल्यू व्हाइट फ्लावर है उसके दो जो एलील्स आएंगे उसको यहाँ पे, और यहाँ एक पुनेट स्क्वायर है, इसको भी हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। फिर यहाँ पे हम एज यूजुअल क्रॉस करा देंगे, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू यहाँ आएगा, इसका क्रॉस फिर से कराएंगे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इसका क्रॉस फिर से यहाँ पे इससे यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसका क्रॉस जो है इससे ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर जो हमारा प्लांट क्वेश्चन में है वो होमोजाइगस पर्पल है तो हमें F1 जनरेशन में टेस्ट क्रॉस में सारे के सारे फ्लावर कैसे मिल रहे हैं, पर्पल मिल रहे हैं। लेकिन अगर हमारा जो ये प्लांट क्वेश्चन में है वो हेटेरोजाइगस पर्पल है, तो अगर हम इसको टेस्ट क्रॉस करेंगे तो जब हम इसके एलील्स को कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू यहाँ लिखेंगे, इसके एलील्स को स्मॉल डब्ल्यू यहाँ लिखेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं कि F1 जनरेशन में 50% ऑफ द फ्लावर्स हमें पर्पल मिल रहे हैं और 50% ऑफ द फ्लावर्स हमें व्हाइट मिल रहे हैं। तो F1 जनरेशन में हमारा रेशियो 1:1 का आ रहा है अगर हमारा फ्लावर हेट्रोजाइगस पर्पल है। लेकिन अगर यह हमारा हेट्रोजाइगस पर्पल नहीं होमोजाइगस पर्पल है तो सारे के सारे प्लांट्स हमें पर्पल मिल रहे हैं। तो इससे आप पता कर सकते हो कि जो प्लांट है वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस पर्पल है या हेट्रोजाइगस पर्पल है। तो इस क्रॉस को हम, इस तरह के क्रॉस को करने को हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर सिलेबस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको पक्का आ सकता है और इसी तरीके से आपको बनाना है और ड्रॉ करना है। और ये तभी आप कर पाते हो जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है कि व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज डन टू नो कि वेदर द प्लांट इज इन क्वेश्चन इज हेटेरोजाइगस इन नेचर, जीनोटिपिकली वो हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है, मतलब उसकी जीन जो है वो प्योर ब्रीड है या वो हेटेरोजाइगस है, मतलब उसके अंदर दोनों मिक्स है। ठीक है, इस चीज को जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो अपने इन मोनोहाइब्रिड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं प्लांट्स के ऊपर जो मेंडल ने किए, इन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से उन्होंने
दो लॉज बनाए। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या कहा, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। तो उस वक्त जीन वगैरह के बारे में हमें कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने कहा जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं वो फैक्टर्स नाम की डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल होते हैं। फैक्टर्स अकर इन पेयर्स और सारे के सारे फैक्टर्स पेयर्स में अकर करते हैं। और इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स एंड द अदर इज रेसेसिव। तो इन जो फैक्टर्स के जो पेयर्स होते हैं इनमें दो तरीके की चीजें हो सकती हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट हो सकता है और एक रेसेसिव ट्रेट हो सकता है। ये उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहा। और अगर कोई ट्रेट डोमिनेंट है तो सिंगल कॉपी में भी एक्सप्रेस होगा, और अगर कोई ट्रेट रेसेसिव है तो वो तभी एक्सप्रेस होगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तो ये उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग अलग रहना, अलग अलग होना, सेग्रीगेटेड रहना, अलग अलग रहना, मिक्स ना होना, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जब उन्होंने कहा कि एक स्मॉल डॉर्फ प्लांट और एक टॉल प्लांट को क्रॉस कराया तो सारे प्लांट्स टॉल निकले F1 जनरेशन में, लेकिन F2 जनरेशन में जो डॉर्फ प्लांट था वो रीअपियर हो गया, जबकि F1 जनरेशन के प्लांट्स को हमने सेल्फिंग कराया उसमें दोनों प्लांट टॉल थे। F2 जनरेशन में डॉर्फ प्लांट कहां से आया? तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि जो तो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते। कोई भी प्लांट उनको इंटरमीडिएट हाइट का नहीं मिला कि एक टॉल प्लांट को और एक शॉर्ट प्लांट को आपस में क्रॉस कराया तो उनको एक इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट मिल गया। इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट तब मिलता जब ये कैरेक्टर्स आपस में मिक्स हो गए होते। तो उन्होंने इस बेसिस पे बताया कि नहीं, डॉर्फ प्लांट एज इट इज डॉर्फ मिला, वो डॉर्फ ही रहा, वो मीडियम हाइट का नहीं हुआ है, या जो टॉल प्लांट थे वो टॉल ही रहे, वो मीडियम हाइट में नहीं कन्वर्ट हुए। तो उन्होंने इससे कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो कैरेक्टर्स हैं दे गेट सेग्रीगेटेड, दे रिमेन सेग्रीगेटेड एंड दे डू नॉट गेट इंटरमिक्स्ड विद ईच अदर बाय सीइंग द रिजल्ट्स ही ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन, ठीक है। तो ये उन्होंने इस बेसिस पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बनाया। So this law is based on the fact that the alleles do not show any blending and both the characters are recovered as in the F2 generation। यहाँ F2 generation के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। रीअपियरेंस ऑफ डॉर्फ या कोई भी कैरेक्टर को लेकर के आप बोल सकते हो कि उस बेसिस पे ही पॉइंटेड आउट दैट द कैरेक्टर्स डोंट गेट मिक्स्ड एंड हेंस द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एग्जिस्ट, ठीक है। दो वन ऑफ दीज ट्रेट इज नॉट सीन इन द F1 generation, though the parents contain two alleles during gamete formation, the factors or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors. Of course, a homozygous parent produces all gametes that are similar, while a heterozygous one produces two kind of gametes, each having one allele with equal proportion। तो इन्होंने कहा कि जो होमोजाइगस है, जैसे कि अगर कोई टॉल प्लांट है, अगर वो होमोजाइगस है तो ये किस तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल टी दोनों एक जैसे हैं। लेकिन अगर कोई पेरेंट ऐसा है हेट्रोजाइगस है तो कितने गैमीट प्रोड्यूस करेगा, ये भी दो गैमीट प्रोड्यूस करेगा, एक ये गैमीट और एक ये गैमीट। पर ये दोनों गैमीट सिमिलर नहीं है, ये दोनों गैमीट सिमिलर नहीं है, दो तरीके के गैमीट प्रोड्यूस करेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से इस वजह से F2 जनरेशन में हमें रीअपियरेंस ऑफ डॉर्फ प्लांट मिला और कैरेक्टर्स आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो अब तक के लिए बच्चों इतना ही। आगे का जो टॉपिक है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।